सभी मीडिया साथियों का हार्दिक स्वागत स्वागत है इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नगर निकाय जो चुनाव इस प्रदेश में होने वाले हैं उसकी तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। और एक चीज जो हमने इस आंदोलन में, जो मूल निवास भू कानून का जो प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा है, उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने देखा कि जिस तरह से नगर निकाय जो क्षेत्र हैं, नगर निगम के जो क्षेत्र हैं, इनमें जो सबसे ज्यादा जो जमीनों की लूट हो रही थी वो इन्हीं क्षेत्रों में हो रही थी। और जो भू कानून को जो लचर बनाने का काम किया, या जो भू कानून को सबसे ज्यादा जो ठगा गया है, वो इन नगर निकाय क्षेत्रों में हुआ गया है। और जो चाहे पार्षद हुए या मेयर हुए या नगर पालिका अध्यक्ष हुए विभिन्न क्षेत्रों के, तो उन सबकी भी कहीं ना कहीं भूमिका रही है जमीनों की सौदेबाजी में, और जो जमीनों का खरीद फरोख्त हो रही है एक बड़े स्तर पे। तो इसी मुद्दे पे कि आगे ये जो नगर निकाय चुनाव हैं उसमें मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की क्या भूमिका होने वाली है और आगे के आंदोलन की क्या रणनीति रहेगी, उस पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और हमारे साथ हमारे समिति के कोर मेंबर प्रमोद काला जी मौजूद हैं, समिति संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिमांशु रावत जी मौजूद हैं, हमारे पूर्व सैनिक और राज्य आंदोलनकारी प्रकाश थपलियाल जी मौजूद हैं, हमारे साथ सैनपुर सैनिक एकता मंच के निरंजन चौहान जी मौजूद हैं, गौतम राणा जी मौजूद हैं, और हमारे साथ हमारे सावन चंद्र रमोला जी जो आंदोलनकारी साथी हैं वो मौजूद हैं, महानगर प्रभारी जसवी नेगी जी मौजूद हैं, और मनीष मधुवाल जी मौजूद हैं, हमारे संयोजक मोहित डिमरी जी मौजूद हैं, भाई नमन चंदोला जी भी मौजूद हैं। तो आगे जो भी रणनीति रहेगी उसमें मैं चाहूंगा कि मोहित भाई जी प्रेस को संबोधित करें। आज की इस पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी देख रहे हैं कि लंबे समय से मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति इस राज्य में मजबूत भू कानून को लेकर, अपने मूल निवासियों के अधिकार को लेकर आंदोलन कर रही है। और इस आंदोलन को जनता ने बहुत बड़ी ताकत दी है। हम हमेशा से इस बात को कहते आए हैं कि आंदोलन जनता का आंदोलन है। संघर्ष समिति की इसमें भूमिका जनता ही तय करती है। जनता जिस तरह का भी जो जनता की भावनाएं रहती हैं, उन भावनाओं को हम आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो हम आने वाले समय में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता क्या हमसे अपेक्षा कर रही है उसको मद्देनजर रखते हुए आगे कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं। क्योंकि निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और निकाय चुनाव को लेकर संघर्ष समिति से कई लोग संपर्क कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें आप प्रत्याशी के रूप में सपोर्ट कीजिए, हमें चुनाव में अपना समर्थन दीजिए, ताकि हम लोग मजबूती से भू कानून और मूल निवास की लड़ाई को लड़ सकें। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे मेल आए हैं, बहुत सारे संदेश आ रहे हैं कि हमें आप चुनाव में सपोर्ट कीजिए, हम जनता की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है, क्योंकि संघर्ष समिति जनता की बनाई हुई समिति है, तो जनता जो भी निर्णय देगी उसके बाद हम उस पर आगे डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि हमारे पास कई कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। अभी हमने किसी को भी अपना समर्थन नहीं दिया है, न समिति का कोई भी प्रत्याशी अभी मैदान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है, क्या हमें जो संघर्ष समिति बनी है इसे चुनाव मैदान में उतरना चाहिए, उन प्रत्याशियों का समर्थन करना चाहिए जो मूल निवास भू कानून की लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसको लेकर हम मीडिया के साथियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जनमत संग्रह करने जा रहे हैं। हम जनता से पूछने जा रहे हैं कि आपकी इसमें क्या राय है। क्या संघर्ष समिति को उन इंडिपेंडेंट प्रत्याशियों को या उन क्षेत्रीय पार्टियों के प्रत्याशियों को या स्वयं
संघर्ष समिति को अपने प्रत्याशी मैदान में उतारकर सपोर्ट करना चाहिए। इसमें आम जनता क्या सोचती है उसको लेकर हम जनमत संग्रह करेंगे और जनता का जो भी निर्णय होगा, जो भी जनता की सोच होगी, उसके अनुरूप ही हम आगे इस दिशा में बढ़ेंगे। और संघर्ष समिति का स्पष्ट मानना है कि भाजपा कांग्रेस को छोड़कर अन्य कोई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी हो या किसी क्षेत्रीय पार्टी का प्रत्याशी हो, उसी के सपोर्ट में संघर्ष समिति खड़ी रहेगी। अगर जनता का निर्णय इस पक्ष में आता है तो हम किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें नगर निकाय चुनाव है तो इसको लेकर जो महत्वपूर्ण विषय यह है कि नगर क्षेत्रों में जमीनों की सबसे ज्यादा खुली लूट मची हुई है। आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में नगरों का जिस तेजी से विस्तार हुआ है, शहरीकरण हुआ है, उस तेजी से यहाँ पर भू माफिया, तमाम जमीनों के कारोबारी जमीन के धंधों में लिप्त हैं और यहाँ की जमीनों को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए देहरादून की ही बात करें हम तो यहाँ अवैध तरीके से बड़े पैमाने पर बस्तियां बसाई जा रही हैं। जहां जहां शहरीकरण हो रहा है वहां बस्तियों का विकास हो रहा है और उससे जो हमारी सरकारी जमीनें हैं, जो हमारी अपनी यहाँ की भूमि है, वो खत्म होती जा रही है। ये भी एक तरह का हमारे सामने संकट है। एक जो महत्वपूर्ण विषय है निकाय को लेकर, जो शहरी क्षेत्र हमारे हैं, यहाँ पर जमीन के कानून किस तरह से कमजोर किए गए हैं, इसकी भी आम जनता को जानकारी होनी चाहिए। आप ये देखिए उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में जहां पर नगर निगम है, जहां नगर पालिका है, जहां नगर परिषद है और जहां पर छावनी परिषद है, वहां पर भूमि कानून प्रभावी नहीं है। आप ये आम जनता को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। नगरीय और शहरी क्षेत्रों में जहां इस समय चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर हमारा कोई भी भूमि कानून मजबूत नहीं है। यहां पर कोई भी गैर कृषक, यानी जिसका यहां उत्तराखंड के खाते में, जमीन के खाते में, जिनका अपना जमीन का रिकॉर्ड नहीं है, शहरी क्षेत्रों में बेतहाशा जमीन खरीद सकता है। कितना भूमि कानून में कितना बड़ा छेद किया गया है, इस बात को हमें समझना होगा। इसकी कहानी कैसे शुरू होती है इस बारे में भी आम जनता को पता होना चाहिए। 2003 में तिवारी जी की सरकार बनती है। 2002 में जब तिवारी जी की सरकार बनती है तो 2003 में सबसे पहले यहां पर भूमि कानून प्रभावी होता है। उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाह रहा हूं। उस समय 2003 की मैं बात कर रहा हूं। उत्तरांचल उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अध्यादेश जारी किया जाता है तिवारी सरकार में। यह जो कानून उस समय तिवारी सरकार में बनाया गया था, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून था। यह कानून पूरे उत्तराखंड में एक जैसा था। तिवारी सरकार में 500 वर्ग मीटर की छूट किसी गैर कृषक को या बिहारी व्यक्ति को जमीन खरीदने की मिलती है। इसमें क्या लिखा जाता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें कहा गया कोई भूमि विक्रय, उपहार, वसीयत, पट्टा, कब्जे सहित बंधक अथवा अधिकृत या अन्य प्रकार से अकृषक व्यक्ति को, यानी जो बाहरी व्यक्ति को है, भूमि का हस्तांतरण वैध नहीं होगा। और यह अध्यादेश संपूर्ण उत्तराखंड के लिए लागू होगा। इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया था कि इस कानून की बंदिशें नगरीय क्षेत्र में होंगी। यानी पूरे उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर जमीन कोई भी बाहर का व्यक्ति, उसको छूट थी, आप खरीद सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद होता क्या है, तिवारी सरकार पे दबाव बनता है भूमाफियाओं का, जमीन के कारोबारियों का। उन पे इस तरह का दबाव बनाया जाता है कि शहरी क्षेत्रों में हम कैसे जमीन खरीद पाएंगे 500 वर्ग मीटर से ऊपर।
हमें तो यहाँ जमीनें और ज्यादा चाहिए। जब तिवारी सरकार पर दबाव बनता है तो तिवारी जी की सरकार में ही 2003 की ही बात कर रहा हूं, इस जो कानून बनाया जाता है उस पर पुनर्विचार के लिए विजय बहुगुणा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी की का जो मसौदा तैयार होता है उसमें क्या होता है, उसमें नगरीय क्षेत्रों में भूमि की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से छूट दी जाती है। यानी कि आप ग्रामीण क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर का जो प्रावधान है वो शहरी क्षेत्रों में वो प्रावधान खत्म कर दिया जाता है। यानी कि शहरी क्षेत्रों में आप जितना चाहे जमीन आप खरीद सकते हैं। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि भूमि कानूनों में जो सबसे बड़ा छेद किया गया था वो विजय बहुगुणा जी की अध्यक्षता में जब 2003 में कमेटी बनती है, सबसे पहला छेद वहीं पे होता है। शहरी क्षेत्रों में कोई भी यहाँ पर मजबूत भू कानून नहीं रहता, जिस वजह से जमीनें यहाँ लगातार बिकती रही। आगे आप देखिए, इसके बाद होता क्या है, खंडूरी सरकार बनती है। खंडूरी सरकार में 500 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर का प्रावधान कर लिया जाता है। 250 वर्ग मीटर की सीमा, वो भी सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में, इसमें जमीन कोई भी खरीद सकता है। लेकिन जो भूमि कानून की धारा, जिसकी धारा जो 2 है, जिसकी हम लगातार बात करते आए हैं, लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि कानून की धारा 2 है, इसको सरकार क्यों नहीं खत्म कर रही है? क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में भूमि कानून अभी भी बहुत ज्यादा लचर है। यहाँ बेतहाशा जमीनें कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इसको समझने वाली है, जो कानून में किस तरह का संशोधन विजय बहुगुणा जी की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर किया गया, इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने विस्तार से रखना चाहूंगा। इसमें कहा गया, उन क्षेत्रों के अतिरिक्त जो किसी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद क्षेत्रों की सीमा के अंतर्गत आते हैं और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकते हैं, यह कानून संपूर्ण उत्तरांचल, उस समय उत्तरांचल था, उत्तरांचल में लागू होगा। यानी जो कमेटी की रिपोर्ट आती है उसमें साफ लिखा रहता है कि नगरीय क्षेत्र में ये कानून कहीं भी प्रभावी नहीं होगा। इसके कारण क्या होता आप देखिए, 2017 में त्रिवेंद्र सरकार निकायों का लगातार विस्तार होता है। देहरादून की अगर हम बात करें तो यहां पर 85 गांवों को, जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, उनको नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। देहरादून जिले की मैं बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर पूरे उत्तराखंड के 12 जिलों के 385 ग्राम सभाओं को, जिनकी करीब करीब 50,104 हेक्टेयर जमीन है, जो कृषि भूमि है, उसको शहरी क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। वो जमीन जब शहरी क्षेत्रों में शामिल होती है तो जो यहाँ पे भूमि कानून है वो फिर प्रभावी नहीं रह जाता है और यहाँ पे जमीनों की खुली लूट शुरू हो जाती है। और ऐसा सिर्फ देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चमोली, टिहरी, पूरे उत्तराखंड के करीब करीब 12 जनपदों में नगरीय क्षेत्रों का विस्तार होने से, गांव के गांव नगरीय क्षेत्रों में शामिल होने से जमीनों की खुली लूट का रास्ता खुलता है। तो आज हमें इस बात को समझना होगा कि जो नगरीय क्षेत्र हमारा है, यहाँ पर मजबूत भू कानून बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जितनी चाहे जमीनें खरीद सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। और लगातार गांव के गांव जिस तरह से नगरीय क्षेत्रों में शामिल किए जा रहे हैं, उससे हमारी कृषि भूमि लगातार खत्म हो रही है। ये हमारे सबसे बड़ा चिंता का विषय है और यही वजह है क्योंकि इस लूट में भाजपा और कांग्रेस बराबर की भागीदार रही है। 2002 में तिवारी सरकार से लेकर, खंडूरी सरकार से लेकर, विजय बहुगुणा, हरीश रावत से लेकर, त्रिवेंद्र पवार से लेकर और अभी धामी सरकार तक किसी ने भी शहरी क्षेत्रों में मजबूत भू कानून को लेकर पैरवी नहीं की। इसके बजाय लगातार नगरीय क्षेत्रों का विस्तार होता रहा और जमीनें हमारी खत्म होती रही। तो अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, संघर्ष समिति ने, कि हम लोग नगरीय क्षेत्रों में अपने कैंडिडेट घोषित करें या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हम सपोर्ट करें या फिर उन कैंडिडेट को सपोर्ट करें जो क्षेत्रीय विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इस भावना से है कि हमें अपनी जमीनें बचानी है,
जो यहाँ के मूल निवासियों के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारा आगे का कार्यक्रम इस बात को लेकर है कि हम जनता से राय लेंगे, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में ज़मीनें खत्म हो रही हैं, इनको कैसे बचाया जाए। क्योंकि एक तरह से जो लोकल बॉडी होती है उसके पास भी बहुत पावर होती है अपनी ज़मीनों को संरक्षण करने की। अगर यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की भावना से जुड़े हुए लोग पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़मीनों की जो बेरोक टोक बिक्री हो रही है, इलीगल जो यहाँ पर काम चल रहे हैं ज़मीनों के, उस पर भी रोक लग सकती है। तो हम ये जनता पर छोड़ देते हैं। हम लोग इस पर जनता का जो भी निर्णय होगा उसको फिर पत्रकारों के साथियों के माध्यम से हम जाहिर करेंगे कि जनता ने क्या निर्णय दिया है। जनता का पक्ष जो भी होगा उसके आधार पर हम आगे इसमें बढ़ेंगे। तो आज का हमारा ये विषय था और हमारे साथ थोड़ा सा एक सवाल आप कह रहे हैं, लगातार ही बात करें भू कानून की। जी। हिमाचल प्रदेश के कृषक नॉन एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा हूँ। एक प्रावधान है, उसकी एक सीमा है ना। नहीं, आपने कहा कि 2003 में यस जब ये आया 2003 का जो कानून था, सुनिए, उस समय क्या होता है, अध्यादेश आता है तिवारी सरकार में, उसमें जो कानून है वो हूबहू हिमाचल प्रदेश की तरह नहीं होता। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में एक जैसा कानून, यानी 500 वर्ग मीटर का कानून। गैर कृषक यानी जिसका यहाँ खाता नहीं है जमीन का, उत्तराखंड में कोई भारी व्यक्ति वो खरीद सकता है। लेकिन हुआ क्या है, व्यवहार कमेटी बनती है तिवारी सरकार में, उसमें ये प्रावधान खत्म कर दिया जाता है शहरी क्षेत्र का 500 वर्ग मीटर का। यहाँ पर पूरी छूट दी जाती है जमीन खरीदने की। हिमाचल में एक लिमिट है, शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, ऐसा नहीं वहाँ पाबंदी है, लेकिन लिमिट है वहाँ पर जमीन खरीदने की। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। जी, ये जनमत संग्रह जो आप करने जा रहे हैं, किस तरह से ये किया जाएगा? देखिए, जनमत संग्रह जो होगा, एक तो हम ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए करेंगे। इसके अलावा हम एक आप सभी के माध्यम से एक नंबर जारी करना चाह रहे हैं, 8445587857। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 8445587857। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है। इस पर भी आम लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हमें निकाय चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह की हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी भूमिका संघर्ष समिति की होनी चाहिए। जनमत संग्रह करने का हमारे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से हम लोगों से उनके सुझाव लेंगे, उनकी राय शुमारी करेंगे। और एक सवाल आपसे और है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही आप लोगों पर लंबे समय से राजनीति करने का आरोप लगा रहा था। सबका आरोप है कि आप लोग चेहरा चमकाने की राजनीति कर रहे हैं। जी। अब आप यूएलपी इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए जनमत संग्रह कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं माना जाए कि आप लोग वाकई में? देखिए, राजनीतिक जो विषय है वो हम आम जनता पर छोड़ देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जनता सर्वोपरि है। जनता ने आंदोलन खड़ा किया, हम लोगों की एक भूमिका उस आंदोलन में है। अगर जनता चाह रही है कि हमें इस तरह से आगे कदम उठाना है तो हम उठाएंगे। अगर जनता अपना मत देती है कि आपको इस तरह से नहीं करना है, अभी आपको जो आपका मूवमेंट चल रहा है उसको ही आप देखिए, आप इस तरह से इस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा मत लीजिए, अगर जनता कहेगी तो हम नहीं लेंगे। तो इसमें कहीं भी ऐसे भी इस तरह का विषय नहीं है कि हम लोग इस तरह से राजनीतिक जो चीज़ें आ रही हैं उसमें जनता का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, उसके आधार पे हम आगे काम करेंगे। क्या अगर मान लें कि जनता आपको सहमत हो जाती है कि उनको आपको एग्री होती है कि आप चुनाव में जाइए, तो क्या आपके पास निकाय चुनाव को लेकर के कोई रोड मैप तैयार है? उस रोड, अगर वो रोड मैप तैयार है तो वो रोड मैप क्या है निकाय चुनाव की जमीनों को लेकर के, निकाय में से लगती हुई जमीनों को लेकर के, उसके लिए क्या रोड मैप है? देखिएगा, जनता का जनमत इस पक्ष में रहेगा कि आप लोग उन प्रत्याशियों को सपोर्ट कीजिए जो इस भावना से जुड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट किया जाएगा। और निकाय के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं ज़मीनों को बचाने के लिए। अगर निकाय में उस भावना के लोग पहुंचते हैं जो ज़मीनों को बचाना चाहते हैं, माना कोई पार्षद पहुंचते हैं, हमारे अध्यक्ष पहुंचते हैं चुनकर, तो उनके पास शक्तियाँ हैं, वो अपने यहाँ भूमि कानून का प्रबंधन ऐसा कर सकते हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पे काम चल रहे हैं उस पर रोक लगाई जा सकती है। आपके पास क्या उसका कोई रोड मैप तैयार है कि आपने कुछ सोचा है उसी से किस तरह का रोड मैप होगा, हम इस तरह से काम करेंगे? देखिए, इसमें रोड मैप स्पष्ट है क्योंकि आंदोलन है हमारा ही, हम इसको आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। जो हम लोग अभी आगे कैंडिडेट भी अगर इसमें चुने जाएंगे, अगर जनता की सहमति बनती है तो हमारे लिए एक मूवमेंट है।
इसके जरिए हम लोगों को जागरूक कर रहेंगे, जो चुन कर जाएंगे हमारे प्रत्याशी, चाहे अध्यक्ष हो चाहे हमारे पार्षद हो, उनको आगे माना हमारा कोई नगर पालिका क्षेत्र में एक अध्यक्ष चुन के आता है, उसके पास अपनी बोर्ड बैठक में इतनी बड़ी पावर होती है कि अपने यहाँ ज़मीन को किस तरह से उनको मैनेजमेंट करना है, प्रबंधन करना है ज़मीनों को, उनके पास इतनी बड़ी ताकत है। तो हमारे पास वो ताकत आ गई ना, वही ताकत का इस्तेमाल हमको करना है ताकि हमारी जो ज़मीनें खत्म हो रही है नगरीय क्षेत्रों में, उसको किसी तरह से रोका जाए। ये हम कुछ तो हम एक उपाय करें, उस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बीच में हिमांशु रावत जी हैं, आप भी थोड़ा अपनी बात रखिए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि अभी मोहित डिमरी जी ने अपनी बात आगे रखी, इसमें मैं अपनी तरफ से एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा, और वो ये है कि इस पूरे कैंपेन को, जिस जनमत संग्रह की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको सिर्फ हम राजनीति से ना जोड़ें, इसे हमें अपने कर्तव्य के तौर पर भी जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस पूरे आंदोलन का जो मूल है, वो मूल ये है कि हमारे मूल निवासी जो उत्तराखंड के हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। और अगर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मैं ऋषिकेश की बात करूँ, तो ऋषिकेश में जो भी आपकी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो मेयर इलेक्शंस अभी आगे प्रस्तावित हैं, जो होने वाले हैं, अगर आप उन नामों की चर्चा करें, उन नामों पर अगर आप ध्यान दें, तो पूरे तरीके से उत्तराखंड के मूल निवासियों को सिरे से नज़रअंदाज उसमें किया जा रहा है। क्या हमारे मूल निवासियों में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको राष्ट्रीय पार्टियां टिकट दे सकें? हमें इस लायक भी नहीं समझा जा रहा है कि उन्हें टिकट दिया जा सके। तो ये कहीं ना कहीं अस्तित्व की भी लड़ाई है। जिस तरीके से नौकरियों में आप देखेंगे कि हमारे मूल निवासियों को पूरे तरीके से बाहर कर दिया गया है, उसी तरीके से अब आप देखिए राजनीति में भी उसी तरीके से शासन प्रशासन में भी मूल निवासियों को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को फीडबैक बहुत ज़्यादा पहले भी मिल चुका है। आपने देखा कि ऋषिकेश में कितनी अच्छी एक रैली हुई थी, हजारों की संख्या में लोग जुड़े थे, मूल निवासी जुड़े थे। अब वो किसी भी पार्टी से क्यों ना जुड़े हों, लेकिन उनका भी ये फीडबैक आ रहा है कि हम लोगों को पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो उसी के लिए हम लोग ये जनमत संग्रह करवाना चाहते हैं, ताकि हम देखें कि जनता चाहती क्या है। सिर्फ दावेदारी प्रस्तुत की है, कोई पार्टी ने टिकट तो किसी को नहीं दिया? नहीं सर, टिकट अभी नहीं मिला है, लेकिन आप बताइए कि कौन से मूल निवासी हैं जिनकी दावेदारी के बारे में चर्चा भी हो रही है? अभी तो चर्चा ही नहीं हो रही है। आप चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, जो आपको टॉप 2 या टॉप 3 नाम दिखाई भी देते हैं जिनको टिकट मिलने की संभावना है, ये सारे नाम आप देखिए मूल निवासी नहीं है। अच्छा मोहित भाई, एक तरफ तो बॉबी पवार जो है मोदी लगातार बात कर रहे हैं, अब सब में दो धड़ा जो है अलग अलग दिखाई पड़ता है। एक तरफ मूल निवासी लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ बॉबी पवार, उनके पोस्टर में आजकल देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति मैं भी बॉबी और इस तरीके के पोस्टर उनके आ रहे हैं। क्या है ये धड़े जो अलग अलग चल रहे हैं? क्योंकि लोग भी यही कह रहे हैं कि ये बी टीम है, कोई अन्य तरीके के आरोप लगा रहे हैं। सवाल यहीं पर है कि आप कौन सी टीम है और आप मतलब ये जो दो अलग अलग खड़े हुए हैं, क्या इसका? देखिए हमारी टीम ऐसा है कि जनता की टीम है, हमारी टीम जनता की है। और कोई भी प्रत्याशी है, कोई भी संगठन है, वो स्वतंत्र है चुनाव लड़वाने के लिए, अपने प्रत्याशी उतारने के लिए। लेकिन अभी हमने इस पे निर्णय नहीं लिया है। देखिए इसमें दो अलग बातें हैं। अभी हम इस पक्ष में, हमारा ये फैसला नहीं हुआ है कि हम चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। अभी हमने जनता पर छोड़ दिया है, हमने जनमत संग्रह करना है। जनता आगे निर्णय लेती है, वो मैदान में उतरना उतरेंगे, जनता अगर नहीं कहेगी नहीं उतरेंगे। इसमें स्पष्ट है, कहीं भी आपस में क्लैश वाली बात नहीं है। वो आगे हम डिसीजन लेंगे किस तरह से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ पीसी थपलिया जी हैं, आप भी इसमें दोस्त कहेंगे। हम पूर्व सैनिक संगठन से यहाँ पे आए हैं। हमने इस देश की सीमाओं में, इस देश की सरजमीन की रक्षा की है, लेकिन हम ये पा रहे हैं कि अब हम पूर्व सैनिक अपने उत्तराखंड की ज़मीन को बचाने में नाकामयाब हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से ये सरकार यहाँ पे ज़मीनों का सौदा कर रही है, जिस तरह से ये भूमाफियों के इशारों पे चल रही है, वो चिंतनीय है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम भू कानून मूल निवास जो समझे समिति है, इसकी अम्ब्रेला के साथ पूर्व सैनिक भी अपनी शिरकत करेंगे। और हम एक चीज़ जो अभी आपने पूछी थी कि किस तरह से आप जो चाहे कि निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार पंचायतों में जिताओगे, लेकिन कैसे तुम्हारे उम्मीदवार ज़मीनें बचा पाएंगे, उसके लिए हम राज्यव्यापी आंदोलन चला रहे हैं पूर्व सैनिक संगठन के माध्यम से, जिसमें 73rd और 74 अमेंडमेंट हमें अधिकार देता है, पंचायतों को, निकायों को अधिकार देता है कि वो संपूर्ण तौर से अपने क्षेत्र में अपना निर्णय लें और जो माफियाओं की शिरकत आज हो रही है समस्त उत्तराखंड में, उसको बचाएं।
जिस तरह से आपका सवाल था कि जिस तरह से बेरोजगार संगठन, युवा संगठन आज लड़ रहे हैं, हम उनके साथ भी शिरकत करते हैं। पूर्व सैनिक आपने पाया होगा, हमने उनको भी ताकत दी है और हम अपने मूल निवास समन्वय समिति को भी ताकत देते हुए युवाओं के ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये उत्तराखंड के लिए एक वरदान साबित होंगे और ये माफिया परस्त राजनीति को चुनौती देने में सफल होंगे। ये हमारा संकल्प है और इसी के तहत पूर्व सैनिक अपना पूरी रणनीति बनाते हुए राज्य में काम कर रहे हैं। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।